हाउ चाइना बिकेम अ जायंट। आखिर चीन इतना ताकतवर कैसे बना। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप मानुधन और हमारी इस नॉलेज सीरीज में आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपने रिक्वेस्ट किया है कि हमें क्विकली ये बताया जाए कि चीन की ताकत का राज क्या है, चीन का जीडीपी इतना कैसे बढ़ा, मिलिट्री इतनी कैसे बढ़ी, साइंस और टेक्नोलॉजी इतना कैसे बढ़ा और एक समय भारत के बराबर रहने वाला चीन हमसे 4-5 गुना आगे कैसे निकल गया। आज हम उसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हाउ चाइना बिकेम अ जायंट। चीन इतना ताकतवर कैसे बना। यह सेशन हिंदी में है, मेरे पर्सनल चैनल पर इसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है, जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कम्युनिस्ट चीन का जन्म, यानी कि माओ जेडोंग का युग। उसके बाद अर्थव्यवस्था का विनाश और फिर माओ का अंत। तीसरे नंबर पर फिर चाइना के मॉडर्न रिफॉर्मर डेंग शाओपिंग आएंगे। उसके बाद एरा ऑफ कंटिन्यूटी एंड बाइडिंग योर टाइम, यानी 2000 से लेकर 2013 का समय। और फाइनली 2013 में आज के नेता शी जिनपिंग आते हैं और अमेरिका बुरी तरह से घबरा जाता है। इन 5 चीजों में हम एक्चुअली समराइज कर सकते हैं कम्युनिस्ट चाइना की 1949 से 2020 की पूरी कहानी, और वही मैं सरल भाषा में करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपसे सपोर्ट मिलता है तो भैया हमको हिम्मत मिलती है और इसी तरह हम सेशंस लाते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कम्युनिस्ट पीआरसी इज बॉर्न माओज एरा। आप यहां देख रहे हैं माओ जेडोंग माइक पर कुछ कह रहे हैं। वो दरअसल थियाननमेन चौक में खड़े हैं, वही थियाननमेन चौक जहां 1989 में इनके सक्सेसर डेंग शाओपिंग पीएलए के टैंक जिंदा स्टूडेंट्स पे चला देंगे। अभी तो आ रहे हैं उस पे। तो 1949 में 1 अक्टूबर को चीनी साम्यवादी देश का अनाउंसमेंट होता है कि भाई हमने गठित कर दिया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसके पहले चीन क्या था? इसके पहले चीन आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और फिर वो आरओसी वाले सारे भाग गए ताइवान, और ताइवान में उन्होंने आरओसी बना लिया। तब से ताइवान और चीन का वन चाइना वाला झगड़ा जारी है। चियांग काई शेक की बात कर रहा हूं। तो माओ का कल्ट फिगर था। आप देख रहे हैं किस तरह के प्रोपोगेंडा मटेरियल्स यूज होते थे कि माओ भगवान के स्वरूप माने जाते थे, और 1949 से उनकी मृत्यु 1976 तक उनके खिलाफ कोई आवाज उठा नहीं पाया। अब इस तरह की जब एक टोटलिटेरियन सत्ता बनती है, एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत आती है, वो कभी भी बड़े देश के लिए अच्छा नहीं होता, बड़े क्या छोटे देश के लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि फिर वो व्यक्ति अगर एक एक्सपर्ट नहीं है और अगर वो एक्सपर्ट्स की सुनता नहीं है तो सब गुड़ गोबर हो जाता है, जो चीन में हुआ। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या गुड़ गोबर हो गया चीन में। प्यारे साथियों, यहां आप ये पाएंगे सबसे पहले कि चाइना में जो आखिरी शाही साम्राज्य था वो 1912 में शिनहाई रेवोल्यूशन के साथ समाप्त हो गया, जिसमें किंग डायनेस्टी थी, आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी। और उसी के साथ चीन का 2500 साल पुराना पूरा शाही विरासत का एक अलग अलग डायनेस्टीज आती रही। काफी टिमुल्टस इतिहास चाइना का रहा है, जैसे भारत का भी रहा है। वो फाइनली समाप्त हो गया 1912 में। तो चाइना की आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी समझ में आ गया आपको, शिनहाई रेवोल्यूशन। और उस वक्त सन यात सेन रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं, आरओसी। समझ में आया? सन यात सेन वो अकेले नेता हैं जिनको चीन में भी उतना सम्मान मिलता है जितना ताइवान में मिलता है, सन यात सेन। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आरओसी का कंट्रोल केएमटी के हाथों में आ गया। कुओमिंतांग, यानी नेशनलिस्ट लोगों की पार्टी, ऐसा आप कह सकते हैं लूजली, जिसके नेता अंततः बने चियांग काई शेक। चियांग काई शेक साहब बहुत ताकतवर थे और इनके सामने कम्युनिस्टों की कोई बिसात नहीं थी। इन्होंने बहुत कम्युनिस्टों को मारा और 1912 से 1949 के बीच में बहुत उथल पुथल का दौर रहा, जिसमें कभी ऐसा लगा कि चियांग काई शेक ही नेता हैं। और 1949 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तब तो चियांग काई शेक एलाइज के साथ थे और आरओसी ही सब कुछ था। अमेरिका को झटका लगा जब 1949 में पता चला कि चियांग काई शेक हार गए हैं और माओ के हाथ में सत्ता आ गई है। तो ऐसे इतिहास ने बहुत बड़ी करवट ली थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी 1921 में बनी थी, और 1912 से 1949 का चीन का इतिहास बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरा हुआ है। उसका अंत हुआ था सिविल वॉर से। बीच में जापान के साथ बहुत खूनी संघर्ष भी चला, लेकिन वो सब समाप्त हुआ। फिर सिविल वॉर हुआ, जो कम्युनिस्ट जीत गए, तो चियांग काई शेक केएमटी को भागना पड़ा। अब 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग यानी माओ सेतंग, आप देख रहे हैं थियाननमेन चौक में, घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम जीत गए और हमने पीआरसी बना लिया। आपको बड़े मजे की बात बताता हूं, अक्टूबर 2019, ये सारा कोविड-19 का नाटक शुरू होने से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, शी जिनपिंग साहब ने भीम काय परेड की लीडरशिप की थी।
और उसमें 70 इनके साल हो गए, द 70th एनिवर्सरी को ऐसा जश्न मना था चीन में कि देखने लायक था। और आज देखिए पूरा का पूरा नैरेटिव बदलता दिख रहा है। तो ऐसे एक वायरस ने सब कुछ बदल के रख दिया। लेकिन फिलहाल हम वायरस पे नहीं, हम चीन की बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, याद रहेगा ना 70th एनिवर्सरी, माओ के साथ समस्या क्या रही? माओ बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सफल क्रांतिकारी थे, जुझारू व्यक्ति थे। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ में काफी गड़बड़े थी। ऐसा भी कहते थे कि वो दांत ब्रश ही नहीं करते थे, केवल ग्रीन टी से धोते थे। लेकिन वो एक बहुत ही मीडियोकर एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्रांति अच्छे से कर सकता है, जीत सकता है, लीडरशिप दे सकता है, लेकिन एक बार जीत गया और देश हाथ में आ गया तो उस देश को चलाना वो एक बहुत अलग कला होती है। वो कला में आपको बहुत खुले दिमाग से सबकी सुन के बेस्ट आइडियाज को आगे लेके, और या तो आप खुद ही इतने बड़े एक्सपर्ट हों। लेकिन माओ के पास तो वो था नहीं। अब उन्होंने बहुत बड़े बड़े रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स चलाए। एग्रीकल्चर का तबाह हो गया पूरा का पूरा सिस्टम। उन्होंने पहले सारे लैंडलॉर्ड्स को मार दिया, 20 लाख लोगों के सर में गोली मार दी और उनसे जमीनें लेके किसानों को दे दी। किसान सही ढंग से खेती कर नहीं पाए तो भुखमरी हो गई, तो किसानों से जमीनें ले ली और राज्य के हाथ में आ गई। ये सारा जो कम्युनल एग्रीकल्चर पूरी तरह से कोलैप्स हुआ, उससे बहुत दिक्कतें हुई। फिर उन्होंने रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश की, वो भी बहुत हद तक असफल ही रहा। तो सब मिला के 1960 तक स्थितियां बहुत खराब हो गई थी और लोग खुलकर माओ के खिलाफ बोलने लगे थे। अब माओ तो ऐसे थे नहीं कि वो किसी की सुनते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी उनको कुचल डालने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया। कल्चरल रेवोल्यूशन बेसिकली एक तरह का नाटक था जिसमें चीन के युवाओं को चेयरमैन माओ का संदेश देके बोला कि काउंटर रेवोल्यूशनरीज को खत्म करो। समझ में आए? तो अभी तो चीन कमजोर है, इकोनॉमी भी कमजोर है, आधुनिक चीन का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। हम आ रहे हैं उस पर, लेकिन आपको बैकग्राउंड तो पता हो। तो प्यारे दोस्तों, कल्चरल रेवोल्यूशन ने सारे डिसेंट को समाप्त किया। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान खुद डेंग शाओपिंग को सजा मिली। आज के शी जिनपिंग साहब जो है, उनके परिवार के लोगों को भी सजा मिल चुकी है कल्चरल रेवोल्यूशन में। और इस दौरान उन्होंने अपनी सत्ता को 1960s में और मजबूत किया। लेकिन इस बीच यह देखने लायक बात है कि माओ जेडोंग का सोवियत यूनियन से रिश्ता बिगड़ चुका था। उन दोनों के बीच में पूरी तरह दरार आ चुकी थी और माओ जेडोंग को यह समझ में आ गया था कि मुझे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ खुद बनानी है। और उन्होंने चाइना को न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी इस दौरान बना लिया था। हालांकि चीन यूनाइटेड नेशन में बहुत बाद में जुड़ा, जब आरओसी 1970s में वहां से हटाया गया। चाइना यूएस के रिलेशनशिप 1970s में अचानक से सुधरे जब पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को मिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो उस वक्त रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, भारत विरोधी थे। वो चीन गए, मिले और इनकी दोस्ती हो गई। लेकिन उससे चीन की अर्थव्यवस्था को कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद थी, डिसेंट अलाउड नहीं था। और उसके बाद 1976 में माओ की मृत्यु के बाद ही सब कुछ बदलने वाला था। प्यारे साथियों, 1980s तक स्थिति यह हो गई थी कि चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं जीडीपी के आकार में बराबर थीं। भारत का तो प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी थोड़ा ज्यादा था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा जादू होने वाला है, अब एक ऐसा आदमी आने वाला है जो पूरी कहानी पलट के रख देगा। और चीन को अगले 20 से 30 सालों तक हर साल 8, 9, 10, 11, 12% के जीडीपी का ग्रोथ मिलने वाला है, जिसने सारा खेल बदल दिया। और आज का चीन सामने $14.5 ट्रिलियन की जीडीपी वाला, भारत का जीडीपी 3 ट्रिलियन है। पहला बिंदु समझ में आया? तो ये था डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड एंड ऑफ द माओ एरा। अब ये माओ जेडोंग साहब का शव रखा हुआ है 1976। उसके सामने आपको एक कम हाइट वाले सज्जन सामने ही सामने बीचों बीच खड़े दिख रहे हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने आज के चीन की भूमिका तैयार की। ये नहीं होते तो आज का चीन नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज हाउ इट वेंट। तो डेंग शाओपिंग साहब के हाथ में सत्ता आ गई एंड ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया? देखिए, जब माओ की मृत्यु हुई 1976 में, चीन तो एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था था। उसकी उत्पादक क्षमता और उसके निर्यात बहुत ही सीमित थे। और इस पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़े करने की जिम्मेदारी आ गई डेंग शाओपिंग के हाथ में, जो कभी माओ जेडोंग के फेवरेट हुआ करते थे और बाद में पूरी तरह से नॉन फेवरेट हो गए थे। उसके बाद कुछ सालों तक इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन 1979 में डेंग के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। अब डेंग शाओपिंग ने अपना जादू करना शुरू किया। वो एक इंजीनियर थे प्रोफेशन से। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि गरीबी में तो कोई मजा नहीं है, ये डेंगिज्म है, डेंग के दिए हुए वाक्य, टू बी रिच इज ग्लोरियस। उन्होंने कहा कि समाजवाद का, साम्यवाद का ये मतलब किसने बता दिया तुमको कि गरीब होना बहुत गौरव की बात है? उन्होंने कहा गरीब होना तो शर्म की बात है, हमें अमीर बनना है। टू बी रिच इज ग्लोरियस। अब हम रिच कैसे बनेंगे? हम रिच ऐसे बनेंगे कि हम दुनिया भर से कैपिटल बुलाएंगे
और वहां के लोगों ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया कि देखो ये तो एक पूंजीवादी व्यक्ति है, साम्यवादी की खाल ओढ़ के बैठा हुआ है। लेकिन डेंग जाओपिंग ने उन सबको दरकिनार करते हुए कैपिटल का आना अमेरिका से और यूरोप से वगैरह जारी रखा। उसके लिए उन्होंने क्या किया अभी बताता हूं। उन्होंने बेसिकली एक मॉडर्न चाइनीज मिरेकल को फॉरेन कैपिटल के जरिए बनाने की कोशिश की। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किए। ये जो चीन का पूरा मिरेकल है ना, ये इनकी तट रेखा के साथ में इन्होंने जो पूरे SEZ बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वहां उन्होंने बड़ी 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 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा दी। लेबर की कोई कमी नहीं थी। करोड़ों 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 लोगों को रूरल एरिया से लाते थे और यहाँ पे काम पे लगाते थे। उनको वहां रहने के परमिट नहीं होते थे, उनको हुक्म परमिट मिलता था, कुछ समय के लिए शहरों में रहो। तो आज भी हालत वही है, रूरल के क्षेत्रों को अर्बन में अधिकार इतने नहीं है। ये कम्युनिज्म का बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी रहा। अब एक चीज जो लोगों को नहीं पता, उनके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। लोगों को लगता है कि डेंग शाओपिंग ने भी माओ की तरह डंडा मार के चीन को अमीर बना दिया। बिल्कुल नहीं। डेंग शाओपिंग ये जानते थे कि सारी सत्ता मैंने खुद में केंद्रित कर ली तो चीन कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, हर प्रोविंस के जो कम्युनिस्ट नेता थे उनको इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंटेशन की आजादी दी। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट होते थे, जैसे जैसे कोई एक्सपेरिमेंट सफल होता था, उसको वो पैन चाइना लागू करवा देते थे। मतलब ये तो बहुत विजनरी आदमी का काम है। तो उन्होंने बेसिकली सबके दिमाग को लेवरेज किया। समझ में आया आपको? और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ 1979 में जो क्रांति शुरू हुई, उसने चीन के आकार को धीरे 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 बदलना शुरू कर दिया। ये देखिए पूरी की पूरी कोस्ट लाइन पर उन्होंने एक 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 करके, वो शेंजेन हो, हाइनान हो, शाओमन हो, पुडोंग हो, सब तरफ SEZs चालू हो गए प्यारे साथियों। और इसमें उन्होंने ये कहा कि यहां हम कम्युनिज्म की कोई दादागिरी नहीं चलाएंगे। बेसिकली इन शब्दों में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वी वेलकम कैपिटल हियर, वी विल गिव यू द बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट, यू कम, यू सेट अप प्लांट्स, वी विल गिव यू लेबर, चीप लेबर। आप तो आइए और यहां पर काम करना शुरू कीजिए। फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अभी तो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया भी नहीं था। अभी तो ग्लोबलाइजेशन की आंधी तो 80s और 90s में आनी थी। भारत में तो लिबरलाइजेशन 91 में आया और चीन तो खुद WTO में 2002 में जुड़ा। उसके 30 साल पहले यह आदमी इस तरह का विजन दिखा रहा है। SEZ ने क्या किया, विदेशियों को चीन में आने की इजाजत दे दी। अब उनको दिख रहा है कि 100 करोड़ लोगों का बाजार है, तो वो बहुत एक्साइट हो गए। उनको टैक्स इंसेंटिव मिला, कम इनकम टैक्स का लेवल मिला, और उनको ये बोला आप तो FDI लाओ, आप चिंता मत करो, चीन में आ जाओ, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, आपको सब FDI का तरीका मिलेगा, आप आइए और कमाइए, और आप तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने दीजिए। देखिए इसके दो पर्पस थे। पहला पर्पस ये था कि डेंग शाओपिंग ये जानते थे कि चीन की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर उन्होंने सबको नौकरी नहीं दी, सबका पेट नहीं भरा, तो क्रांति हो जाएगी। चीन में तो क्रांति बहुत कॉमन चीज थी तब तक। अरे भाई, कम्युनिस्ट तो खुद ही क्रांति से आए थे। तो अगर मैं सबका पेट नहीं भरूंगा, नौकरी नहीं दूंगा, सबका ध्यान नहीं रखूंगा, तो मेरी सत्ता चली जाएगी। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म ब्रॉट बाय डेंग शाओपिंग वर आल्सो वेरी सेल्फिश in order to perpetuate the communist hegemony. But in that process, he ended up bringing a lot of prosperity to entire China. पैरेलल में उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स भी करना शुरू कर दिए। माओ के समय जो भूमि स्टेट के हाथ में थी, धीरे धीरे किसानों को लीज आउट होना शुरू हुई, जिससे किसानों का रुचि आ गई कृषि करने में, और धीरे धीरे गांवों में झोपड़ियों के बजाय 1, 2, 3 मंजिला घर बनने लग गए। मतलब हर तरफ चीन में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी का फंडा आने लगा। आपको समझ में आया ना कैसे डीएनए चेंज हुआ? लेकिन भैया ये कम्युनिस्ट डीएनए है, इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि अब तो डेमोक्रेसी आ रही है। तो चीन के यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट पूरे चाइना में डेमोक्रेसी के बैनर लेके उतर गए। जी हां, उन्होंने कहा हमें कम्युनिज्म नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और थियाननमेन चौक में जून में 1989 में डेंग शाओपिंग ने सेना को छुट्टा छोड़ दिया, मार डालो। हजारों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भून डाला गया, उन पर टैंक चला दिए गए, और थियाननमेन स्क्वायर मैसेकर इतिहास का बड़ा खतरनाक मैसेकर माना जाता है। डेंग शाओपिंग ने सबको कुचल दिया। पार्टी के भीतर जो लोग स्टूडेंट्स के फेवर में खड़े थे, वो सब नजरबंद हो गए और मौत के बाद ही घर के बाहर निकले। तो ये कहानी थी डेंग शाओपिंग की। अब इनका बेसिक आइडिया यह था कि लोगों को नौकरियां दो, उनका पेट भर के रखो, तो कम्युनिस्ट पार्टी की दादागिरी चलती रहेगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में 1980s और 90s में चाइना में इतना FDI आ गया और इतनी स्केल आ गई मैन्युफैक्चरिंग की कि सस्ता लेबर और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की स्केल, तो उनको बहुत फायदा हुआ।
आज ये प्रॉब्लम है कि वहां पर अब लेबर भी सस्ता नहीं रह गया और अब डेमोग्राफिक डिविडेंड समाप्त हो गया और वहां की तो पॉपुलेशन अब सिकुड़ना शुरू हुई। इसीलिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी पूरी तरह रिलैक्स कर दी। अब लेकिन उसके बाद भी लोग बच्चे अब पैदा करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है इट्स वेरी वेरी कॉस्टली टू रेज चिल्ड्रन नाउ इन द मॉडर्न चाइनीज स्टेट। तो प्यारे दोस्तों, ये उनका मिरेकल था। 2000 आते आते दुनिया चाइना को आउटसोर्सिंग करने लग गई थी। अमेरिका से बहुत भारी मात्रा में आउटसोर्सिंग हो रही थी, जिसकी सजा आज 2020 में कोविड में सबको मिल रही है, क्योंकि सबने अफोर्डेबिलिटी 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 सोचा कि सस्ता 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 तो चाइना को दे दो, और आज सब रो रहे हैं कि उनकी क्षमता ही खत्म हो गई। अमेरिका ने 2001 में गेम खेला, चाइना को WTO से जोड़ दिया, यह सोचकर कि चाइना धीरे धीरे डेमोक्रेटिक और लिबरल हो जाएगा। उल्टा हो गया, चाइना ने दुनिया को अथॉरिटेरियन और कम्युनिज्म सिखाना शुरू कर दिया। लिबरलिज्म तो चाइना में आया नहीं, लेकिन चाइनीज लोगों ने WTO से जुड़ने का इतना भयंकर फायदा उठाया कि अब उनके सामने पूरे विश्व के बाजार खुल गए। अगर अमेरिका ने चाइना को WTO से नहीं जोड़ा होता 2002 में, तो चाइना आज वो नहीं होता जो चाइना है। तो जिसने ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा लिया वो है कम्युनिस्ट कंट्री, यानी कि PRC। समझ में आया आपको? पश्चिम की उम्मीद मैंने ग्रीन में बताई कि भैया सब कुछ ओपन होगा। चाइना का सत्य मैंने लाल में बताया कि वो तो चाइना अमीर होता गया और सारी दुनिया में अपनी दादागिरी एक्सपोर्ट करने लग गया, अपना मॉडल ऑफ इलिबरल पॉलिटिक्स एक्सपोर्ट करने लग गया। और नीले में मैंने आपको बताया है कि धीरे 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 डेंग जाओपिंग दिया फंडा कि भैया कीप योर हेड डाउन एंड बाइड योर टाइम। मतलब दुनिया को बताओ मत तुम मजबूत हो गए हो, चुपचाप मजबूत बनते रहो। और शी जिनपिंग ने 2013 में आके डेंग जाओपिंग को उल्टा कर दिया और खुद को डेंग और माओ से बड़ा बता दिया कि हम बताएंगे दुनिया को हम कितने बड़े हैं। आ रहा हूं मैं उस पर। तो एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्केल इनकी ग्लोबल हो गई, जिस वजह से प्यारे साथियों आज कोविड के समय सबको समस्या आ रही है। आपको पूरा क्लियर हो गया? तो ये थी एरा ऑफ कंटिन्यूटी। जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद जियांग जेमिन आए, उसके बाद हु जिनताओ आए और इन्होंने चुपचाप वही किया जो मॉडल डेंग शाओपिंग देकर गए थे। डेंग शाओपिंग ये भी बोल के गए थे कि किसी भी व्यक्ति को हीरो मत बनने देना, कल्ट मत बनने देना और 10-10 साल में नेता बदलते रहना। शी जिनपिंग ने वो व्यवस्था को ही बदल के रख दिया। प्यारे दोस्तों, तो ये कंसोलिडेशन चलता रहा। 1999 की उनकी मृत्यु के समय जियांग जेमिन के हाथ में सत्ता थी, फिर हु जिनताओ आए 2012 तक थे और इन सबका लक्ष्य एक ही था कि मुंह बंद रखो, चुपचाप खुद को मजबूत करो। डेंग फॉर्मूला, हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम, में क्लासिक फॉर्मूला है पॉलिटिक्स का। और चीन 2012 तक इतना बड़ा हो गया था कि अब उसको लोगों से डर लगना बंद हो चुका था। अब आ गए हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व में एक्सपोर्ट कर करके। तो अब चाइना के हाथों में खुजली हो रही है कि अब मुझे सारी दुनिया को बताना है कि मैं आई एम द 800 पाउंड गोरिल्ला इन द रूम एंड यू बेटर रिस्पेक्ट मी नाउ। प्यारे दोस्तों, 1980 में मैंने अभी आपको बताया था चीन और भारत एक समान एक लेवल पे थे। ये पूरी कहानी है पिछले 40 सालों की। जो 2 एरोज में बता रहा हूं वो चाइना का नॉमिनल जीडीपी वर्सेस इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है 2014 तक। और ओरिजिनली हम सब एक बराबर थे 1980s में। ये मैन्युफैक्चरिंग का मिरेकल है कि चाइना भारत से 4 से 5 गुना आगे निकल गया। आज ये आंकड़े हैं 14.5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन अब कोविड के बाद तो श्रिंक होगा। प्यारे दोस्तों, आज की हालत दुनिया की आप देख लीजिए। 2019 का जो डेटा आया, अमेरिका का 20 ट्रिलियन जो अगले साल बढ़ के 22 ट्रिलियन हो गया, चाइना तब 13 ट्रिलियन जो बढ़ के अब 14 ट्रिलियन और भारत तब 2.7 जो बढ़ के 3 ट्रिलियन। तो ये फुटबॉल में आपको साफ दिख रहा है किसकी ताकत क्या है। आपको बात समझ में आई? इन फिगर से आप समझ सकते हैं कि पिछले 20 सालों में परिवर्तन कितना जबरदस्त हुआ है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्यारे दोस्तों, चीन की ताकत है एक्सपोर्ट। वो दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है। $2.5 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं उसके। भारत के हैं $300 के, $300 अरब के। तो कहां एक और चाइना का साल का $2,500 अरब का एक्सपोर्ट और भारत का $300 अरब का एक्सपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि द शेयर स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। आई होप आपको इन चार्ट से काफी अच्छी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग मिली। ये चाइना की ताकत रही। देख लीजिए, यही मैंने आपको बताया। तो कोई आपसे पूछे कि चीन इतना बड़ा, इतना ताकतवर कैसे बना? चीप लेबर अवेलेबल फॉर डेकेड, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स पे ध्यान, सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड, डिसेंट है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं, R&D में खतरनाक तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया है और साथ ही साथ जो अमेरिकन कंपनियां आई उनकी सारी टेक्नोलॉजी चुरा ली। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए तो नाराज रहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू स्टील एनीमोर, दे हैव ऑलरेडी स्टोलन एवरीथिंग। मैं समझ सकता हूं उनके दिल का दर्द। एंगेजिंग विद द वर्ल्ड फॉर फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टिंग अब्रॉड, ये है चाइना की ताकत। समझ में आया दोस्तों? अब आते हैं शी जिनपिंग। अब शी जिनपिंग साहब 2013 में आते हैं और वो ये बोलते हैं
कि भाई अगर मैं इतना ताकतवर हूं तो मैं चुप क्यों बैठा हूं, अब तो मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्तों, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर कभी शुरू नहीं करते। उन्होंने आते ही डेंगिज्म को टाटा बाय बाय कर दिया और वन बेल्ट वन रोड शुरू कर दिया। जब उन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू किया, उसका नाम बाद में बदल के BRI किया, तो लोगों को यह समझ में आ गया कि चाइना पूरे यूरेशिया पे कब्जा करना चाहता है। और वो प्रोजेक्ट सैकड़ों अरब डॉलर के शुरू कर दिए, क्योंकि उनको भविष्य के मार्केट तैयार करने, नहीं तो चाइना डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कब तक चलेगा। तो उनको कहना था कि हमको एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कब तक चलेगा, कि हमें तो और बाजार चाहिए और बाजार चाहिए और बाजार चाहिए। और मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम लाया कि 2025 तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप सरकार इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उन्होंने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। यह शी जिनपिंग की बड़ी गलती थी कि उन्होंने ढोल नगाड़े बजा दिए। अगर नहीं बजाते तो शायद ट्रंप को इतना एक डर नहीं लगता। और फाइनली नवंबर 2019 में कोविड आ गया, जिससे दुनिया की पूरी स्टोरी ही बदल गई। तो प्यारे दोस्तों, यह है चाइना की स्टोरी जो हमने आपको कुछ ही मिनटों में समझाने का प्रयास किया है। आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कंट्रीब्यूट जरूर करें। हमारी साइट पे फ्री कंटेंट लगातार मिलता है, यूज करें। और एक्सीलेंट प्रीमियम कोर्सेज PT गुरुकुल पर उपलब्ध हैं, जाएं, चेक करें, एनरोल करें। विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ हाउ चाइना बिकेम अ जायंट। कैसा लगा सेशन? लाइक करें, शेयर करें, दुनिया तक इसको पहुंचाएं। और किन किन टॉपिक्स पे आप चाहेंगे मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद।